डिजीज। इस तरीके से हम लोगों ने सारे फैक्टर्स देख लिए थे, किन किन चीजों की वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीज होगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं आगे चल के इसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज से एंड स्टेज लिवर डिजीज या लिवर फेलियर हो जाएगा। क्रॉनिक कहने के लिए लिवर की 6 महीने या उससे ज्यादा की प्रॉब्लम हो। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या क्या कॉजेज होंगे। हेपेटाइटिस और विल्सन्स डिजीज सबसे ऊपर है। राइट, एडल्ट होता तो इसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी ऐड कर दिया जाता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए एक्यूट कराता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज करा सकते हैं। मेनली हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी एक्यूट भी कराएगा, क्रॉनिक भी कराएगा। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में हम लोगों ने बात किया था, कभी ग्लूकोज ज्यादा स्टोर हो जाए, फैट ज्यादा स्टोर हो जाए, कॉपर ज्यादा स्टोर हो जाए, आयरन ज्यादा स्टोर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं कि बोन मैरो में आयरन पहुंचना चाहिए। आयरन कहाँ से आता है? लिवर से आता है। लिवर फेरेटिन के फॉर्म में इसको स्टोर किए रहता है। इसी तरीके से कॉपर को भी लिवर स्टोर करता है, जब जरूरत पड़ती है तो बॉडी सेल्स को दे देता है। तो लिवर में कभी भी कॉपर ओवरलोड नहीं होता है। लेकिन अगर लिवर से कॉपर ना निकल पाए तो हम लोग क्या कहेंगे? अगेन यहाँ पे लिवर डैमेज होगा एंड वी कॉल इट विल्सन्स डिजीज। एक्सेसिव कॉपर डिपोजिशन इन लिवर, हीमोक्रोमेटोसिस, एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन इन लिवर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, एक्सेसिव ग्लाइकोजन इन लिवर, फैटी लोगों में एक्सेसिव फैट इन लिवर, स्टेटोहेपेटाइटिस, आगे चल के हम लोग कहते हैं सिरोसिस वगैरह होगा। कोई अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं है, मोटापे की वजह से ज्यादा फैट कहाँ पे इकट्ठा हो गया? लिवर में। हम लोगों ने कह दिया नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या लिवर में स्वेलिंग भी हो गई, इन्फ्लेमेशन, वी कॉल इट नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। राइट, ऑटो इम्यून हो सकता है, टॉक्सिन और ड्रग से हो सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो अक्सर मिस हो जाती है लोगों से, विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज में हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे एक्सेस कॉपर एक्यूमुलेट्स इन लिवर अल्टीमेटली लीडिंग टू लिवर डैमेज। अब ऐसा नहीं है कि विल्सन डिजीज में कॉपर केवल लिवर में डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लिवर में सबसे पहले डिपॉजिट होगा, और जब लिवर सैचुरेट हो जाएगा, जब और कॉपर लिवर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, काफी लिवर डैमेज हो चुका होगा, तो ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा, आई तक पहुंच जाएगा, हार्ट तक पहुंच जाएगा, राइट, जॉइंट तक पहुंच जाएगा, और उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। हम लोग कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से विल्सन डिजीज है। लिवर को तो प्राइमरीली इफेक्ट करेगा ही, बाकी बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात विल्सन डिजीज की करते हैं, थोड़ा सा बात एसाइटिस की करते हैं, थोड़ी सी बात हम लोग पोर्टल हाइपरटेंशन की करते हैं, जो कि एक्यूट लिवर डिजीज में हम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि वहां मिलते नहीं है ये सब चीजें। तो विल्सन डिजीज की बात करें, WD, excessive copper deposition in liver, right, leading to liver damage। अब ऐसा नहीं कि हमें विल्सन डिजीज नहीं है कल को हो जाएगा, राइट, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। विल्सन डिजीज इज जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। बचपन से ही होगा, कुछ न कुछ कॉपर डिपॉजिट होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा कि लिवर फेलियर हो सकता है। हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जब भी हम लोग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव किन लोगों में ज्यादा होता है? जिन लोगों में कंसैंग्विटी की हिस्ट्री होती है, ड्यू टू या रिलेटेड टू कंसैंग्विटी। कंसैंग्विटी का मतलब है कि अगर खानदान में ही शादी हो जाए, ब्लड रिलेशन में मैरिज हो जाए, ब्लड रिलेशन में मैरिज हो जाए, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो विल्सन डिजीज एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जिसमें प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज होगा ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन लिवर। तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, कंसैंग्विटी इसका एक फैक्टर हो सकता है। अब यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ विल्सन डिजीज, यहाँ पे लिवर में डिपॉजिट क्यों हुआ कॉपर, विल्सन डिजीज। यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने कह दिया लिवर है, इसके अंदर कॉपर नॉर्मली होना चाहिए, कॉपर को लिवर ही स्टोर करता है,
लेकिन इस कॉपर को यहाँ से अगर कहीं जाना होगा तो एक प्रोटीन की जरूरत होती है, सेरुलोप्लाज्मिन। मान लीजिए मैंने कह दिया इसको कॉपर को यहाँ से जाना है और इसको किडनी के सेल के पास पहुंचना है। यहाँ पे सेरुलोप्लाज्मिन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, सेरुलोप्लाज्मिन, राइट, सेरुलोप्लाज्मिन। तो हम लोग कहते हैं अगर सेरुलोप्लाज्मिन नहीं होगा तो कॉपर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके फॉर कॉपर ट्रांसपोर्ट बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, यार हर एक सेल को थोड़ा बहुत कॉपर की भी जरूरत होती है, तो लिवर स्टोर किए रहता है। जब जरूरत होती है तो सेरुलोप्लाज्मिन इस कॉपर को किसी और बॉडी टिश्यू के पास लेके चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं इन विल्सन्स डिजीज, इन विल्सन्स डिजीज देयर इज सेरुलोप्लाज्मिन डेफिशिएंसी, सेरुलोप्लाज्मिन डेफिशिएंसी, राइट। इसका मतलब कॉपर ट्रांसपोर्टर कम है। कॉपर ब्लड से किसी तरीके से आ तो गया था लिवर में, लेकिन अगर लिवर इसको रिलीज करना चाहेगा तो क्या होगा, सेरुलोप्लाज्मिन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं तो लिवर में ही रह जाएगा। इसका मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी प्रॉब्लम है सेरुलोप्लाज्मिन डिफिशियंसी। प्राइमरी प्रॉब्लम इन विल्सन्स डिजीज क्या है, सेरुलोप्लाज्मिन इनका कम होता है, डिक्रीज्ड सेरुलोप्लाज्मिन, राइट, कम होता है। सेकेंडरी प्रॉब्लम है इंक्रीज्ड कॉपर इन लिवर। सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या है इन विल्सन्स डिजीज, इंक्रीज्ड कॉपर इन लिवर। अगर ये सेरुलोप्लाज्मिन अपने नॉर्मल लेवल में होता तो लिवर में कॉपर स्टोर ही ना होता। ठीक है, एक्सेसिव स्टोरेज ना होता कि इसकी वजह से लिवर डैमेज ही हो जाए। तो ये केवल आपका विल्सन डिजीज के साथ ये पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, कभी कभी इन द सेम वे कॉपर के अलावा आयरन लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आयरन डिपॉजिट हो गया, तो ये आपका हो जाता है हीमोक्रोमेटोसिस। ये भी आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज करा सकता है। आयरन को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होती है, दैट इज ट्रांसफेरिन। मान लो इसको आयरन को जाना है बोन मैरो के पास, राइट, बोन मैरो के पास जाएगा और आयरन होगा तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। यहाँ पे जो प्रोटीन इसको ले जाती है दैट इज ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ट्रांसफेरिन प्रोटीन हम लोग कहते हैं आयरन ट्रांसपोर्टर, राइट। अगर किसी में ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन कम हो जाए या ना मिले, इसका मतलब लीवर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आयरन स्टोर होगा। कोई भी चीज इन एक्सेस आपका हार्मफुल है, तो हम लोग कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होगा, डिक्रीज्ड ट्रांसफेरिन, राइट। और दूसरी चीज क्या है, इंक्रीज्ड आयरन इन लिवर, राइट। और यहाँ पे तो और तेज बल्कि लिवर डैमेज होता है। हीमोक्रोमेटोसिस वाले बड़े अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है। विल्सन डिजीज वाले जिंदा रहते हैं पेन और सफरिंग के लिए, ठीक है। लेकिन विल्सन डिजीज में भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनकी वजह से पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। तो हम लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस के बारे में तो बात कर ही लिया था। ये नई एंटिटी जो आ गई विल्सन डिजीज, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी कुछ ऐसी है कि लिवर के अंदर धीरे धीरे कॉपर ओवरलोड होता रहता है, लिवर डैमेज होता रहता है। जब लिवर थक जाता है तो ये कॉपर बाकी ऑर्गन्स में भी डिपॉजिट होता है और वहां भी सिम्टम्स आते हैं। तो हम लोगों ने एक निमोनिक देखा था कॉपर बेल, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था ब्रेन, आई और लिवर में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आगे अगर कहें पैथोफिजियोलॉजी में ही, लिवर फर्स्ट सैचुरेट, सॉरी, कॉपर फर्स्ट सैचुरेट्स लिवर, कॉपर फर्स्ट डिपॉजिट्स एंड सैचुरेट्स लिवर। अब जब लिवर सैचुरेट हो जाएगा देन गोज अपवर्ड, मतलब धीरे धीरे गोज अपवर्ड का मतलब बॉडी के अपर पार्ट में डिपॉजिट होने लगेगा एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन, मेनली डिपॉजिटेड इन, इसके ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और उसके ऊपर जाएगा तो ब्रेन मिल जाएगा। तो कुल मिला के ब्रेन में, आई में और आपके लिवर में मेनली आपका डिपॉजिट हो जाता है। ज्यादातर जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं वो इन्हीं जगहों पे कॉपर डिपॉजिट होने से मिलते हैं। हम लोगों ने निमोनिक में इसीलिए लिखा था कॉपर बेल,
ठीक है, कॉपर की घंटी। तो कॉपर की घंटी है, कॉपर इसका मतलब यहाँ यहाँ डिपॉजिट होगा। उल्टे डायरेक्शन में हम लोग कह रहे हैं डाउन से अप, राइट। तो सबसे पहले लीवर में डिपॉजिट हुआ, फिर आई में डिपॉजिट हुआ, फिर ब्रेन में डिपॉजिट हुआ, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका विल्सन डिजीज है जिसमें मेनली कॉपर लिवर में डिपॉजिट हुआ, सबसे पहले लिवर में डिपॉजिट हुआ, फिर आई में, फिर ब्रेन में। डिपॉजिट बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिवर में अगर ये डिपॉजिट हो गया तो चलो ठीक है, इट विल लीड टू क्रॉनिक लिवर डिजीज। कभी ठीक होना नहीं है तो एक्यूट तो कम कराएगा, क्रॉनिक ज्यादा कराएगा। क्रॉनिक लिवर डिजीज CLD, आगे चल के लिवर फेलियर, राइट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आई में भी डिपॉजिट हो जाएगा। आई में दो चीजें करा सकता है, एक KF रिंग, राइट, दूसरा ये आपका सनफ्लावर कैटरेक्ट, सनफ्लावर कैटरेक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद। ब्रेन में जाएगा तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम कराएगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ट्रेमर करा सकता है, ठीक है, दौरे वगैरह आ सकते हैं, सीजर करा सकता है, बॉडी की टोन वगैरह चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जब विल्सन डिजीज की बात करते हैं तो मेनली हम लोग किसकी बात करते हैं? मेनली हम लोग बात करते हैं लिवर की। लेकिन केवल लिवर इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। लिवर इन्वॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार कॉपर आ गया तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि लिवर का काम है कॉपर स्टोर करना, लिवर का काम है कॉपर को रिलीज करना। स्टोर तो वो कहीं से भी कॉपर आएगा उसको कर लेगा, लेकिन रिलीज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो क्या नहीं सिक्रीट करेगा, क्या चीज उसको मिलेगा नहीं, सेल्यूलोप्लाज्मिन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं अगर एक इंसान बनाया जाए यहाँ पे, तो विल्सन डिजीज जो कॉपर बेल की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले आपका स्टोर हो गया लिवर में, फिर उसके बाद आईज में, फिर उसके बाद ब्रेन में, राइट। तो हम लोग कह देते हैं लिवर, आई, और फिर हम लोग कह देते हैं ब्रेन, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं कॉपर बेल। नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कॉपर बेल, राइट। तो इस तरीके से कॉपर डिपॉजिट होता है और वेरियस साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारे मतलब का लिवर से है, मतलब आई वाले से और ब्रेन वाले से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग आई की बात करें तो आई में जब स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक रिंग मिलती है, हम लोग कह देते हैं इसी को KF रिंग, केसर फ्लेसर रिंग, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कॉर्निया में डेसिमेट मेम्ब्रेन में एक रिंग मिलती है, आप लोग देख पा रहे हो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ी दूर तक। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर की एक किनारे किनारे रिंग मिल रही है, राइट। ये कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, ठीक है, ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा या कंजक्टाइवा, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्राउन वाला पोर्शन सॉरी, प्यूपिल के बगल वाला कॉर्निया जो हम लोग नॉर्मली ब्लैक देखते हैं, यहाँ पे आपको एक बाहर बाहर एक रिंग दिख रही होगी, राइट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, KF रिंग। यहाँ पे कॉपर एक्चुअली डिपॉजिट हो गया है, राइट। तो हम लोग कहते हैं KF रिंग, कहाँ पे? आई में, ठीक है। इससे भी हम लोगों को एक हिंट मिल जाता है, KF रिंग, RING, केसर फ्लेसर रिंग्स। KF रिंग मतलब केसर फ्लेसर रिंग, ठीक है। तो जब आई एग्जामिनेशन किया जाएगा तो ये भी मिलेगा। प्लस हम लोग कहते हैं आई में कैटरेक्ट होने लगता है, मोतियाबिंद होने लगता है, प्लस कैटरेक्ट फॉर्मेशन, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, कम दिखाई देने लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसका नाम देते हैं सनफ्लावर कैटरेक्ट, सनफ्लावर कैटरेक्ट। बहुत टाइप के कैटरेक्ट होते हैं, लेकिन किसी में अगर सनफ्लावर टाइप का कैटरेक्ट हो, ठीक है, तो वो विल्सन डिजीज की वजह से होता है। इसको भी याद नहीं करना है, हम लोग जब कहते हैं विल्सन डिजीज है, इसको ऐसे लिख लेते हैं विल्सन, ठीक है। ये अगर सनफ्लावर कैटरेक्ट कभी पूछा जाए तो सनफ्लावर कैटरेक्ट आपका मिलता है विल्सन डिजीज में, राइट। नाम में ही क्या है, कैटरेक्ट, नाम में ही सन है तो हम लोग कहते हैं सनफ्लावर कैटरेक्ट। बहुत टाइप के कैटरेक्ट होते हैं इसलिए बता रहे हैं।
तो ये आपका विल्सन डिजीज में मिलता है। ठीक है, ब्रेन में न्यूरोसाइकेट्रिक, साइको हो सकता है पेशेंट, ट्रेमर आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं। राइट, तो ये रहा आपका डिस्कशन विल्सन डिजीज का, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो, हम हेपेटाइटिस बी करा लें, सी करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, कुछ नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब यहाँ पे सेरुलोप्लाज्मिन का भी लेवल कराना चाहिए आपको। राइट, तो आगे चल के एलएफटी में भी देखेंगे। तो यहाँ पे डायग्नोसिस, एक तो हेपेटाइटिस वगैरह के फीचर तो मिलेंगे ही। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना पड़ेगा, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल क्या आना चाहिए, इसका लेवल कम आना चाहिए, क्योंकि ये होता तो कॉपर डिपॉजिट ही ना होता। राइट, आगे चल के एलएफटी में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा एक शॉर्ट डिस्कशन विल्सन डिजीज का। राइट, हेपेटाइटिस बी सी आप लोग सुनते हो, आगे चल के मेडिसिन में पढ़ोगे भी। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का मतलब अपनी ही इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट हो गई हो। फैटी लीवर पढ़ा था, और हम लोगों ने मेनली विल्सन डिजीज का डिस्कशन किया था। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज, तो एक्यूट वाले सारे मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगे। यहाँ पे मेनली आपका एसआईटिस से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन और आ सकता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, फिर आगे चलते हैं। तो जो एक्यूट हेपेटाइटिस के मैनिफेस्टेशन थे वो तो आएंगे ही, कुछ यहाँ पे और डिफरेंट मैनिफेस्टेशन भी आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, या आगे चल के इसी में लिवर फेलियर हो जाए। राइट, हम लोग इसको क्रॉनिक लिवर फेलियर भी कहते हैं, लेकिन क्रॉनिक लिवर फेलियर कोई टर्म नहीं होता। क्रॉनिक लिवर डिजीज है, इट में प्रोग्रेस इनटू लिवर फेलियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो हमारे जो बाकी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थे वो तो मिल ही सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ जॉन्डिस मिलेगा, तो जॉन्डिस तो मिलेगा ही। राइट, अब यहाँ पे जो चेंज है, जैसे मान लीजिए अगर एक्यूट लिवर डिजीज था, तो हम लोग मेनली क्या कहते थे, अमोनिया ज्यादा हो गया, एनकेफ्लोपैथी, एनकेफेलोपैथी पढ़ा था हम लोगों ने डिटेल में। ब्रेन के लिए अमोनिया टॉक्सिक है, दैट इज हिपैटिक एनकेफ्लोपैथी, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। इसमें क्या मिलेगा, पेशेंट में ड्राउजी, अनकॉन्शियसनेस, सीजर, कोमा एसेट्रा। दूसरी चीज हम लोगों ने कहा था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाएंगे। राइट, अक्सर सबक्यूटेनियस स्किन ब्लीड होगा, नेजल ब्लीड होगा। हम लोग कहते थे पीटी और आईएनआर इंक्रीज हो जाता है एक्यूट हेपेटाइटिस में। राइट, इतना तो एक्यूट में भी मिलेगा। राइट, एक्यूट लिवर फेलियर में भी मिलेगा। यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा, क्रॉनिक में प्लस मिलेगा पेशेंट में एसाइटिस और पोर्टल हाइपरटेंशन। राइट, प्लस हम लोग कहते हैं एसाइटिस या स्वेलिंग एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एसाइटिस और पोर्टल हाइपरटेंशन, दो चीज एक्स्ट्रा मिलेगा किसी में क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो। ठीक है, अभी इन दोनों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जॉन्डिस ही मिलता है। राइट, यूरिन येलो हो जाएगा, आईज येलो हो जाएंगी, स्किन येलो हो जाएगा। राइट, तो जॉन्डिस मिलने के बाद ही तो सब कुछ हम लोगों ने सस्पेक्ट किया। जॉन्डिस तो रहना ही है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, कुछ भी है। केएफ रिंग के बारे में अगेन वही ब्राउन आपकी एक मेम्ब्रेन है कॉर्निया में। राइट, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एसाइटिस क्यों डेवलप हो रहा है, एसाइटिस होता क्या है, और लिवर डिजीज के लिए ये क्यों बहुत ज्यादा इंडिकेटिव होता है। जैसे अगर इस डायग्राम को देखा जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब पेशेंट में क्या मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा। ये एक्यूट लिवर फेलियर में नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्यूट लिवर फेलियर में प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा, अमोनिया बढ़ जाएगा, लेकिन अभी एल्ब्यूमिन कम नहीं होगा। एल्ब्यूमिन भी लिवर बनाता है। ठीक है, लेकिन क्रॉनिक लिवर डिजीज या क्रॉनिक लिवर फेलियर में हम लोग कहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर लिवर बनाएगा ही नहीं इन चीजों को, ये चीज प्रोग्रेसिवली कितना भी इनका हाफ लाइफ ज्यादा हो, धीरे धीरे ब्लड में इनका लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी है।
फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी है तो हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, एसाइटिस कह देते हैं। और जो फीचर मिलेगा पेशेंट में क्या मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पेशेंट ये नहीं बताएगा कि उसको एसाइटिस हो गया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, केवल पेरिटोनियल कैविटी में नहीं होगी, पूरी बॉडी में हो सकती है स्वेलिंग। हम लोग कहते हैं पेशेंट को एनासार्का हो गया, जनरलाइज स्वेलिंग हो गया। यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, इट इज नोन एज एसाइटिस। ज्यादा हो जाता है तो हमें इसे ड्रेन आउट करना पड़ता है, हम लोग कह देते हैं एसाइटिक टैप। राइट, तो अभी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग केवल एसाइटिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एसाइटिस इज फीचर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज और फेलियर, नॉट एक्यूट। एसाइटिस इज फीचर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, या हम लोग कहते हैं liver failure in chronic liver disease progressing to liver failure, not in acute liver disease, not in acute liver failure। acute liver failure में नहीं होगा क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ एल्ब्यूमिन कम होता है। तो रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन, ड्यू टू डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन। राइट, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो इसकी वजह से डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर ब्लड वेसल से लीक कर जाएगा, ब्लड वेसल से लीक कर जाएगा, और जहां पे भी जाएगा वहां सूजन कराएगा, एडिमा कराएगा, ब्लड वेसल लीकेज, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग एंड एडिमा, स्वेलिंग या एडिमा। हम लोग कहते हैं ये स्वेलिंग एडिमा ज्यादातर स्टमक से, पेरिटोनियल कैविटी से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एज एसाइटिस, और एसाइटिस के बाद ये आपकी जनरलाइज्ड हो सकती है, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग, मतलब पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकता है। हम लोग क्या कहते हैं इसी को, नोन एज एनासार्का, राइट, नोन एज एनासार्का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज में एक्यूट से अगर डिफ्रेंशिएट करें, एक एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन हो, दैट इज एसाइटिस। तो एसाइटिस में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इट इज फीचर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं दिस इज मेनली ड्यू टू डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन। लिवर का काम है एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज करना, अगर एल्ब्यूमिन कम है तो ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, वाटर ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगता है, आर्टरी और वेन से, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। हम लोग कह रहे हैं पेशेंट में ये सूजन एसाइटिस मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी से स्टार्ट होगा, जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग हम लोग इसी को कह देते हैं एनासार्का, है ना, काफी सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी पे अगर स्वेलिंग आ जाए तो ये आपका एनासार्का, सॉरी ये हाँ एनासार्का है, पेरिटोनियल कैविटी में आ जाए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो छोटे छोटे से आपके कुछ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन भी मिल रहे हैं, स्किन ब्लीड है, हम लोग इसी को कह देते हैं पेटिकी हो गए हैं, पेटिकी। ठीक है, पिन पॉइंट रेडिश स्पॉट्स हो गए हैं क्योंकि पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह भी कम बन रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों में फ्रैंक ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं एनासार का। तो एक अप्रोच भी यहाँ पे बन जाती है। अप्रोच का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास, अप्रोच टू अ पेशेंट विद स्वेलिंग, अगर सूजन के साथ कोई मरीज आया है इसका मतलब लिवर डिजीज आप उसमें सोच सकते हो, कार्डियक डिजीज उसमें सोच सकते हो, रीनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम सोच सकते हो। तो जैसे जैसे हम लोग बाकी सिस्टम्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि स्वेलिंग अगर आ रही है तो किस तरीके से किस सिस्टम को हम लोग वहां पे एग्जामिन करेंगे, किस पे फोकस करेंगे। अगर मैंने कह दिया स्वेलिंग जो स्टार्ट हो रही है स्टार्ट फ्रॉम एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब यहाँ पे वही एसाइटिस हो गया, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट को क्या है, लिवर डिजीज है। राइट, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है पेशेंट में कि आईज के अराउंड स्टार्ट्स, आईज या फेस से, ये आपका क्या होता है, हम लोग कह देते हैं पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ऑर्बिटल एडिमा
या हम लोग कह देते हैं फेशियल एडिमा। ये ज्यादातर कब मिलता है हमें, जब किसी को किडनी की डिजीज होती है, राइट, किडनी डिजीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किडनी डिजीज में पूरी बॉडी में सूजन नहीं होगी, किसी में भी हो सकता है सूजन बढ़ेगा, लेकिन अगर एब्डोमेन या लिवर की प्रॉब्लम है तो पहले एसाइटिस से शुरू होगा। किडनी की प्रॉब्लम है तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा, या पहले चेहरे पे सूजन आएगी जैसे लिवर, जैसे किडनी फेलियर। और अगर अगर मान लीजिए मैंने कह दिया पीडल स्टार्ट फ्रॉम लेग्स, लोअर लिम्स, तो हम लोग कह देते हैं पीडल एडिमा। ये कंडीशन ज्यादातर तब होती है जब किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम लोग कह देते हैं हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर। ठीक है, तो जब हम लोग किडनी डिजीज पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे, हार्ट डिजीज पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि वहां पे पीडल एडिमा से क्यों स्टार्ट होता है। इतना बताने का यही मतलब था कि अगर किसी पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, किसी पेशेंट के एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड हो, एसाइटिस हो, तो हमें लीवर की प्रॉब्लम सबसे पहले सोचनी है। ठीक है, ये एक्यूट भी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रॉनिक लीवर डिजीज की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो एल्ब्यूमिन होता है जिसको लीवर सिंथेसाइज करता है, अगर लीवर ना भी उसे सिंथेसाइज करे तो 2 4 10 दिन में, 1 महीने में वो नहीं कम होगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 6 महीने में कम होने लगेगा, राइट। अगर लीवर में क्रॉनिक डैमेज चल रहा होगा, क्रॉनिक डिजीज होगा, तभी कम होगा, कि नहीं तो अगर लीवर बीच में बनाने लगेगा तो फिर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली है एसाइटिस की, हम लोगों ने बात कर ली है विल्सन डिजीज की। हम लोग बात कर लेते हैं एक और कॉम्प्लिकेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। क्लिनिकल फीचर्स भी है, डिजीज भी है। अपीयरेंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन जान इसी से जाती है, इन क्रॉनिक लिवर डिजीज। पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे किसी के आर्टरी का बीपी ज्यादा हो जाए, हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन है, बीपी का मरीज है। ऐसे एक बॉडी की वेन होती है जो लिवर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, हम लोग कहते हैं पोर्टल वेन, राइट। तो इसको समझते हैं बस थोड़ा सा। मान लीजिए आपका लिवर है, लिवर की डुअल ब्लड सप्लाई होती है, लिवर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो वेन से होती है ज्यादातर। मैंने कह दिया ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन बनती है दो वेन्स को मिला के, एक आपका सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन होता है, दूसरा आपका स्प्लीनिक वेन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं दिस इज सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, मतलब जो इंटेस्टाइन से आ रही है, और ये हो गया आपका स्प्लीनिक वेन जो स्प्लीन से आ रही है, राइट। ये स्प्लीन है और यहाँ पे इंटेस्टाइन है, तो हम लोग कहते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, दिस इज सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, और ये हो गया आपका स्प्लेनिक वेन, राइट। और ये वाली जो वेन हो गई, दिस इज पोर्टल वेन। तो जो लिवर को ब्लड जा रहा है 80% वो पोर्टल वेन से आ रहा है, राइट। हम लोग कहते हैं पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है, राइट, ये नॉर्मली 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होता है, लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट, लेस देन। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को लिवर डिजीज है, तो हो सकता है ये आगे ब्लड ना ले जा पाए, ब्लड का जो डायरेक्शन है वो ये है, राइट, इस तरीके से, इधर से भी जो ब्लड आया वो भी इस तरीके से, फिर यही ब्लड आपके कहाँ से लिवर को क्रॉस करता हुआ इंफीरियर वेना केवा से हार्ट के पास चला जाता है, राइट। मैंने कह दिया यहाँ से इंफीरियर वेना केवा ने ले लिया और इसको किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। दिस इज आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, और किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। अब हार्ट इस ब्लड को आगे पंप करेगा, राइट। तो ये आपका डायरेक्शन होता है फ्लो का। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लिवर कनेक्टेड होता है पोर्टल वेन से, लिवर की जो ब्लड सप्लाई होती है, पोर्टल वेन बनती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से और स्प्लीनिक वेन से। तो ये नॉर्मल आपका पोर्टल सर्किट है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं नॉर्मल पोर्टल सर्किट, राइट। तो जो इंटेस्टाइन में ब्लड एब्जॉर्ब हुआ है वो पहले लिवर के पास जाना चाहिए, ताकि कोई अगर आप पॉइजन वगैरह भी खा लिए हो तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर दे,
राइट। तो हम लोग कहते हैं नॉर्मल पोर्टल सर्किट। तो पोर्टल वेन कैसे बना है? पोर्टल वेन इज इक्वल टू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन प्लस स्प्लेनिक वेन। राइट। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पोर्टल वेन का जो नॉर्मल प्रेशर होता है दैट इज लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर यही प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। इफ प्रेशर इंक्रीजेस मोर देन 10 mm, राइट, तो हम इसी को क्या कहते हैं? नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। अगर किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन है, ऐसे केसेस में पेशेंट में ब्लीडिंग होके डेथ हो सकती है। राइट, मे बी डेथ ड्यू टू, कैन लीड टू डेथ ड्यू टू हेमेटेमसिस, मतलब खून की उल्टी होगी, ब्लड इन वोमिटस, और हो सकता है हम लोग इसको कभी रोक ही ना पाए, ब्लड इन वोमिटस, हेमेटेमसिस। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे पेशेंट की डेथ हो सकती है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टल वेन कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है और इसका काम क्या है। राइट, और ये आपका कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर क्रॉनिक लिवर डिजीज में होता है, एक्यूट में तो होता ही नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टल वेन क्या है। पोर्टल वेन का क्या मतलब है? पोर्टल वेन लिवर को ब्लड सप्लाई करती है, एक वेन होके ब्लड सप्लाई करती है। इसका यूज ये है कि जो इंटेस्टाइन में हम लोगों ने खाना खाया है उसमें मान लो पॉइजन भी खा लिया हो, तो पहले ये पॉइजन कहाँ पहुंचेगा? लिवर के पास। लिवर के पास एबिलिटी होती है डिटॉक्सिफिकेशन की। ये पॉइजन आपके किसी और ऑर्गन को डैमेज ना करे, इंसान की डेथ ना हो, एक लिमिट से कम अगर पॉइजन है तो लिवर उसे हैंडल कर ले। एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा फैट है, तो लिवर उसे स्टोर कर ले, क्यों बिना मतलब के पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा। तो हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइन से एक वेन निकलती है दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लीन से एक वेन निकलती है दैट इज स्प्लीनिक वेन। दोनों मिल के पोर्टल वेन बनाती है जिसका बीपी, जिसका प्रेशर 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। राइट, और ये आगे ब्लड किसको दे देता है? पोर्टल वेन इंफीरियर वेना केवा को, इंफीरियर वेना केवा ब्लड को, सॉरी हार्ट को, हार्ट इसको पंप कर देता है पूरी बॉडी में। तो जो बॉडी में ब्लड पंप हुआ है वो वापस भी तो आना चाहिए, इसी तरीके से आता रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पोर्टल वेन देख लिए, पूरी सर्किट देख लिए कि पोर्टल वेन कैसे बना है, उसका प्रेशर 10 से कम है। अगर यही प्रेशर 10 से ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो पेशेंट में वॉमिटिंग से और स्टूल में ब्लड आ सकता है, मैसिव ब्लीड हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्रॉनिक लिवर डिजीज में बहुत कॉमन है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट अगर उस समय कभी ब्लीडिंग आपकी मैसिव हो जाए। यहाँ पे कुछ डायग्राम लेते हैं जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल वेन सर्किट का थोड़ा और आइडिया लग सके। जैसे ये वाला डायग्राम है, और भी डायग्राम से एक एक करके देखते हैं। राइट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये वाली, दिस इज स्प्लेनिक वेन एंड दिस इज पोर्टल वेन। अब देखो जो बताना चाह रहे हैं, अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो धीरे धीरे लिवर क्या होता है? सिकुड़ता जाता है। ठीक है, इसी के बीच से पोर्टल वेन को ब्लड किसको देना था? इंफीरियर वेना केवा को देना था, आईवीसी को। अगर यहाँ पे इसी तरीके से लीवर अपना कॉन्स्ट्रिक्ट होता रहेगा तो ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा। ब्लड आपका अगर यहाँ पे ब्लॉक होगा तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो हम लोग पोर्टल हाइपरटेंशन कह देते हैं इसी को। और आइए एक डायग्राम देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसका? क्रॉनिक लिवर डिजीज का। इस डायग्राम को देखिए। राइट, यहाँ पे पहले पोर्टल वेन देख लेते हैं कहाँ है, लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये पोर्टल वेन है। राइट, ये आपकी स्प्लेनिक वेन है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है। दोनों मिलके पोर्टल वेन बनाए और ब्लड का नॉर्मल डायरेक्शन ये था। राइट, लेकिन अगर यहाँ पे लीवर की कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्लड फ्लो आपका ऊपर नहीं जाएगा और कहीं से उल्टे सीधे जगहों से हार्ट के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। ईसोफेगस से होते हुए पहुंचेगा, और ईसोफेगस से अगर जाएगा उसके बाद
हो सकता है रेक्टल वेन के आसपास चला जाए, पेशेंट को पाइल्स या ह्यूमराइड्स हो जाए, फिर कहीं से घूम घूम के ब्लड हार्ट तक पहुंचे। ये वाला रास्ता आपका क्लोज हो चुका है, जो इंफीरियर वेना केवा वाला है ना। अगर लिवर ही खराब हो गया है तो ये चैनल ब्लॉक हो गया। अब ब्लड कहीं ना कहीं और से कहाँ पहुंचेगा, आपका हार्ट के पास पहुंचेगा, लेकिन जहां से जाएगा यहाँ पे ब्लड आपका क्या होगा, वहां से जा रहा है जहां से नहीं जाना चाहिए था। ब्लड वेसल्स वेन्स वगैरह वहां पे डायलेट हो सकती हैं और रप्चर हो सकती हैं, और पेशेंट में मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है, डेथ हो सकती है। राइट, तो वही बताना चाह रहे हैं, अगर ये वाला रास्ता क्लोज हो गया है तो ब्लड कहीं और से जाएगा, ईसोफेगस से होते हुए जाएगा, तो वहां की वेन्स डायलेट होंगी, ईसोफेजियल वेरिसेस कभी भी रप्चर होंगी, वॉमिटिंग होगी ब्लड की, और डेथ हो जाएगी पेशेंट की, हो सकती है। हेमरॉइड है तो स्टूल में रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, और इसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। राइट, तो पोर्टल हाइपरटेंशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक लिवर डिजीज का। एक और डायग्राम है ये, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, पोर्टल वेन होता है, पोर्टल वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। इस तरीके से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किसको मिल जाना चाहिए, हार्ट को मिल जाना चाहिए। राइट, ये नॉर्मल चैनल है, लेकिन ये नहीं चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं और से ब्लड जाने की कोशिश करेगा, कहाँ पे, हार्ट में, और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की जब हम लोग बात करते हैं, PHTN, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। राइट, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग, ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग। राइट, हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग ज्यादा हो तो हेमरेज है। राइट, हेमरेज कहाँ से हो सकता है आपका अपर जीआई ब्लीड हो सकता है रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है हेमेटेमेसिस हो, मतलब वॉमिटिंग, ब्लड कंटेनिंग, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, और दूसरा हो सकता है रेक्टल ब्लीडिंग हो। रेक्टल ब्लीडिंग हो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड ईसोफेगस से होते हुए गया, हम लोग कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस हो गए, ईसोफेजियल वेरिसेस। हम लोग कहते हैं डायलेटेड ईसोफेजियल वेन्स, ईसोफेगस की वेन्स डायलेट हो गई हैं, और आगे चल के कैन रप्चर, और रप्चर करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, हम लोग कह देते हैं हेमेटेमेसिस। राइट, तो यहाँ पे जहां से ब्लड नहीं जाना चाहिए था, जिन वेन्स को बहुत ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट करने की आदत नहीं थी, वहां से आपका क्या जा रहा है, वहां से आपका ब्लड जा रहा है। हो सकता है वहां पे प्रेशर बढ़े और ये वेसल्स रप्चर हो जाए। राइट, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ब्लड जा रहा है, क्योंकि लीवर ने क्या कर दिया, पोर्टल वेन के फ्लो को ब्लॉक कर दिया। रेक्टल ब्लीडिंग, यहाँ पे हम लोग कहते हैं रेक्टल वेन्स डायलेट हो जाएंगी, रेक्टल वेरिसेस, और हम लोग कहते हैं ब्लड इन स्टूल्स। राइट, एक तो वैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह नहीं बन रहे थे, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्टूल्स में भी ब्लड निकल सकता है, और मैसिव वॉमिटिंग हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है पेशेंट की। इसी उल्टी के साथ एनीमिया से, शॉक से, हाइपोटेंशन से डेथ हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें इसका अर्जेंट इलाज करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। राइट, तो हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हुआ, पोर्टल वेन इंक्रीज्ड प्रेशर ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर। राइट, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग कहते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज में लिवर श्रंक होता है। हम लोग कहते हैं ब्लॉक्स फ्लो ऑफ पोर्टल वेन। अगर इसका ब्लड आगे नहीं जाएगा तो पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज होगा। राइट, पोर्टल वेन प्रेशर इंक्रीजेस, हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन 10 mm हो गया। अब यहाँ से फ्लो ऑफ ब्लड भी आपका क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देयरफॉर फ्लो ऑफ ब्लड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी और चैनल से जाएगा। हम लोग कहते हैं थ्रू ईसोफेगस जा सकता है। राइट, थ्रू रेक्टल वेन्स जा सकता है। रेक्टल वेन्स मतलब कहीं से भी उसको कोई चैनल मिल जाएगा, उधर भागने लगेगा। ईसोफेजियल वेरिसेस, रेक्टल वेरिसेस, ईसोफेजियल
वेरिसेस, और यहाँ पे रेक्टल वेरिसेस। अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाए तो हम लोग कहते हैं वेरिसेस है, राइट। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पेशेंट में क्या हो गया, हेमेटेमेसिस। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया रेक्टल ब्लीड, राइट। कभी कभी बहुत सीवियर होता है पेशेंट की हाइपोटेंशन और शॉक से डेथ हो जाती है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ने की कोशिश की है, पोर्टल हाइपरटेंशन, आगे चल के ट्रीटमेंट भी देखेंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ा है एसाइटिस और किस तरीके से बॉडी में स्वेलिंग आती है, क्या अप्रोच रखनी होती है अगर स्वेलिंग कहीं पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हुई। इसके अलावा हम लोगों ने आज के ही दिन विल्सन डिजीज के बारे में भी देखा है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, कल हम लोग इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे। तो काफी लंबा